जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एमएम एकेडमी ऐप पर आपको कई इंटरेस्टिंग कोर्सेस मिलेंगे जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि जो पॉलिटी का कोर्स है वो चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसी के साथ एथिक्स का कोर्स चल रहा है, ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। और कोर्स के साथ साथ आपको जो टेस्ट है वो भी मिलते हैं। जैसे कि आज ही जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए जो टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगी, आज अपलोड कर दी गई है। तो इस तरीके से आपको जो टेस्ट है टॉपिक्स पर वो भी देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए आप जो भी एमएम एकेडमी ऐप के कोर्सेस है उनको एक बार देखिए, डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। और कौन बनेगा एज सीरीज़ वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप न्यूज़पेपर और कौन बनेगा एज सीरीज़ देख लेते हो तो आपका 90% करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाता है, क्योंकि कौन बनेगा आईएएस में जो एआईआर है उसी के साथ साथ जो पीआईबी है ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है। और एमएम एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। जल्दी ही जो स्पीड का ऑप्शन है वो भी आपको नज़र आएगा, और उसी के साथ साथ जो प्राइजेस है वो जल्दी ही इंक्रीज होने वाले हैं। 18 से जो प्राइजेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे, सब्सक्रिप्शन प्राइजेस। और 18-19 तक जो स्पीड का ऑप्शन है वो भी आ जाएगा। तो इसीलिए स्पीड का ऑप्शन आने से पहले ही प्राइजेस राइज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे कि एकदम कम से कम प्राइजेस में आपको जो कोर्सेस है वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर आप साल भर का देखते हो तो दिन का आपको 14 to 15 रुपीज़ पड़ रहा है। मतलब आप देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो इतना तो आपके ट्रैवलिंग में चला जाता है ना। तो इतने कम प्राइजेस में आपको यहाँ पर इतने हाई क्वालिटी कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप नो एक्टिव प्लान्स पर देखोगे तो आप जो अलग अलग प्लान्स दिए गए हैं उस पर क्लिक करके जो प्लान्स है वो परचेस कर सकते हो। अलग अलग वेरियस ऑप्शन है पेमेंट के, ईएमआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, नेट बैंकिंग, सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जल्द से जल्द जो सब्सक्रिप्शन है वो लीजिए और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कीजिए। आज हम 16 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है। शुरू करते हैं। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सिटी का नाम बताना है जो कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में जिसने टॉप किया था। तो यहाँ पर वो सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे आपको कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी के साथ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। तो अब यहाँ पर हम वोकैब जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमें देखने को मिलता है एनिहिलेट। तो यह होता है, इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय और कॉज डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन, विनाश करना। यह हमें देखने को मिलता है एनिहिलेट। ठीक है। अब यहाँ पर है कि सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है, डिक्टेटर सेंट ऑर्डर टू एनिहिलेट द ग्रुप ऑफ रेबल्स। तो ये हमें यहाँ पर इसका मीनिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है इंटेंस या फिर लाउड फाइट, तीव्र या फिर जोर से लड़ाई। ब्रॉल ब्रोक आउट एट स्कूल टुडे आफ्टर वन स्टूडेंट अक्यूज्ड अनदर ऑफ चीटिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है टू रिमूव और फोर्स आउट ऑफ, मतलब हटाने या बल से बाहर करना। तो इसमें हमें सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलता है, सिक एंड टायर्ड ऑफ पुटिंग अप विद हिज बैड मूड्स द पायरेट्स आउस्टेड देयर कैप्टन। और नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है एक्सिलरेटिंग। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, ठीक है, एक्साइट करना। यहाँ पर स्फूर्तिदायक, रिपब्लिक डे परेड वॉज कैची एंड एक्सिलरेटिंग। तो ये हमें सेंटेंसेस में देखने को मिलता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें इन वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि आप बना रहे हो और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना रहे हो। और उसी के साथ साथ आप दिन भर में ये जो वर्ड्स है इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आते हैं। तो एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज, यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन, अलग अलग आर्टिकल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें जो आइडियाज़ पेज है उसमें यहाँ पर नेबरहुड चैलेंज जो है वो देखने को मिल रहा है। आप समझ ही गए होंगे नेबरहुड चैलेंज मतलब किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी यहाँ पर इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पर फोर्स फॉर द फ्यूचर,
तो यहाँ पर फोर्स फॉर द फ्यूचर जो है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर है एक्ट क्विकली, तो ये भी आर्टिकल जो है हमें देखने को मिल रहा है और जो कि इंटरेस्टिंग तौर पर हमें देखने को मिलता है। ये अगर आप देखोगे वंस आई वॉज इन अ कांग्रेस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कांग्रेस की जो क्षमता है वो क्यों ख़राब हो रही है, जो यंग लीडर्स है उनको एम्बिशियस बोला जा रहा है, लेकिन एम्बिशन नीचे रखो ऐसा बताया जा रहा है। जहाँ एम्बिशन नहीं रहेगा वहाँ पर लोग काम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है खुद की ही वजह से नीचे आ रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ट्विन होप जो है वैक्सीन फ्रंट पर, तो इसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। राजस्थान पॉलिटिक्स ड्रामा, इसके बाद क्या हो सकता है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, लेट्स नॉट फेल द यंग। अब यहाँ पर कोर ड्यूटीज जो है गवर्नमेंट की नेचुरल डिजास्टर के दौरान, मतलब एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है और खासकर ये मनीष सिसोदिया जी जो है उनके द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं, लेकिन जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव से आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो कोर ड्यूटी हमारे गवर्नमेंट की ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें है कि क्राइसिस जो है उससे पहले लड़ा जाए, है ना। जो लोग यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं, उससे यहाँ पर लड़ा जाए। काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से स्टेप भी लिए गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर तारीफ भी की गई है, जैसे कि ईएमआई पेमेंट जो उसमें मोरेटोरियम दिया गया है, जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसकी डेडलाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, जो अनप्रिविलेज सेक्शन है उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर तो की जा रही है, लेकिन जो मनीष सिसोदिया जी है एजुकेशन से रिलेटेड, यहाँ पर अगर वो बात ना करे तो फिर मतलब ही क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्लासेस जो है उसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यूजीसी जो है वो भले ही बोल रहा है कि हमें एजुकेशन जो एग्ज़ाम है वो लेनी है, एग्ज़ाम जो है वो लेनी है, मगर ये पेंडेमिक की वजह से अगर आप देखो तो स्टूडेंट जो है उनकी क्लासेस ही नहीं हुए हैं। एग्ज़ाम जो है वो कब होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं जब क्लासेस हो। क्लासेस ही नहीं होंगे तो फिर एग्ज़ाम लेने में मतलब क्या है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कि आपने पढ़ाया ही नहीं और आप एग्ज़ाम ले रहे हो। ये तो फिर ऐसा हो गया है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि भैया हम यहाँ पर पढ़ाना तो ऐसे ही होता है, पढ़ाना और एग्जामिनेशन ये रेलिवेंट नहीं है एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वर्स्ट हिट हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि यूजीसी मर्सी पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर आप यहाँ पर क्लासेस ना लेते हुए एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट कर रहे हो तो ये फिर तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर यूजीसी का जो डिसीजन है एग्जामिनेशन को एनफोर्स करना फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी की जो सेमिस्टर्स है उनकी एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना, तो ये यहाँ पर काफ़ी पुअर अंडरस्टैंडिंग है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की, जो इंडियन यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है, जिसे हम CBCS कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली कि हर सेमेस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर सेमेस्टर, है ना। ऐसा नहीं कि एक सेमेस्टर जो है वो इस पर निर्भर है, एक सेमेस्टर इंडिपेंडेंट है ऑफ अदर सेमेस्टर्स। लेकिन यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो रिवील करती है कि उनको ये सिंपल ट्रूथ जो है वो समझ में ही नहीं आया है, और इसीलिए यहाँ पर जो फाइनल सेमेस्टर है उसे ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है वो कंसिडर कर रही है, और इसीलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऐसा यहाँ पर समझा जा रहा है। अब यहाँ पर जो बीच की एग्ज़ाम्स हैं उन्हें कैंसिल करके फाइनल सेमेस्टर लेना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर फंडामेंटल रीज़न जो है वी शुड नॉट होल्ड एग्जामिनेशन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है भैया, कि जो पेंडेमिक है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो पढ़ाई है वो नहीं हुई है, और इस वजह से एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है जब डिसरप्ट कर रहा है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, तो बट ऑब्वियस है कि एग्ज़ाम जो है उसके बलबूते पर ही होती है और वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर ये बोला गया है, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके रिगार्डिंग भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें की है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसीलिए यहाँ पर जो यूजीसी गाइडलाइंस है रिक्वायर यूनिवर्सिटीज़ की कंप्लीट ऑल फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो है बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर। यहाँ पर तो ये मतलब फालतू की बात हो जाती है, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलती है। चलिए, और इसी के साथ यहाँ पर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी बात की गई है, जैसे कि गूगल जो है वो इन्वेस्ट करने वाला है 33,737 करोड़ जियो में। तो ये एक ख़तरनाक की बात, मतलब पेंडेमिक में लोग अलग ही सन्ना रहे हैं, और यहाँ पर जो मोटा भाई अंबानी साहब है अलग ही सन्ना रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे CSL जो है टू कंस्ट्रक्ट 2 ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज, ये हमें देखने को मिल रहा है। इनके जो गॉगल्स हैं, जो ग्लासेस है, इसके बारे में सुना होगा आपने, जियो ग्लासेस, है ना। उसी के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉल फॉर 4th मंथ इन जून, ट्रेड टर्न्स प्लस आफ्टर डेकेड। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है न्यूज़ आर्टिकल्स की। तो पहला हम यही आते हैं, गूगल जो है वो 33,737 करोड़ जो है वो जियो में इन्वेस्ट करने वाला है टू डेवलप एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स।
तो यहाँ पर भैया आप कमाल हो रहा है, गूगल भी हर चीज़ में घुस रहा है, अंबानी साहब हर किसी को घुसा रहे हैं। तो ये खतरनाक ही चीज़ यहाँ पर बन रही है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ जो है ना, जो सीखने लायक है अंबानी से, वो ये है कि कॉम्पिटिटर बन के मत लड़ो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री बन के लड़ो। मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करो, इससे हम सभी ऊपर बढ़ेंगे, है ना, रैदर दैन बीइंग अ कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर क्या होगा कि आप नीचे ही जाओगे, दोनों नीचे जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट करके अगर एक दूसरे को ऊपर साथ करोगे तो भैया ऊपर ही जाओगे। तो ये एक खतरनाक चीज़ जो है ये अंबानी की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ग्लोबल जायंट जो है, फेसबुक बोलिए, तो गूगल ने भी यहाँ पर साइन किया है जियो प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर क्या करने वाला है, वो इन्वेस्ट करने वाला है 33,737 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन डॉलर, 7.7% स्टेक पर। तो 7.7% स्टेक जो है अब वो चले गए हैं गूगल के पास। तो अब गूगल जो है वो बोर्ड पर आ गया है, तो जियो जो है अब उसके पास खतरनाक टेक्नोलॉजी आ गई है ना। फेसबुक तो ऑलरेडी पार्टनर है ही, जो ई कॉमर्स के लिए साथ देने वाला है, जियो मार्ट। अब यहाँ पर क्या होने वाला है कि हर चीज़ में, मतलब अब ये ऐसा हो गया है कि जियो के पास जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए वो सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो जो चाहे वो कर सकता है ना। तो यहाँ पर जियो जो उसने डिज़ाइन और डेवलप किया है कंप्लीट 5G सोल्यूशन, जो कि यहाँ पर जैसे ही स्पेक्ट्रम आ जाता है तो रेडी रहेगा लॉन्च करने के लिए। और ये जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप यूजिंग 100% होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज एंड सोल्यूशंस। मतलब यहाँ पर मेड इन इंडिया जो है उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। तो यही तो खासियत है यार इसकी, कि मतलब हर चीज़ जो है वो जो पॉसिबल नहीं लगती है वो करके, और बात भी नहीं, है ना। यहाँ पर सब जो है वो न्यूज़ चैनल पर आके बकबक करके निकल जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, हम चाइना के प्रोडक्ट को बायकाट नहीं कर सकते हैं। अरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ 2% 3% सिर्फ चाइना जो है उससे हम इंपोर्ट करते हैं। अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमको ज़्यादा नुकसान होगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, चाइना के साथ हमको ट्रेड करते रहना पड़ेगा। तो ये सब जो लोग हैं इनको सीधी लात मार के ये सीधा मतलब ये कर देता है, कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, सीधा करके दिखा देना, है ना। ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। तो जियो और गूगल जो है वो एंटर हुए हैं कमर्शियल अग्रीमेंट में, जॉइंटली यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो एक ग्लासेस भी उन्होंने निकाले हैं जिसे जियो ग्लास कहा जा रहा है। तो ये टीचिंग के इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा बोला गया है। मतलब जियोग्राफी को टफ तरीके से समझाना ये हिस्ट्री बन जाएगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी से पहले हमारे जो जियोग्राफी के लेक्चर्स है वो आ चुके हैं। और बताइएगा कैसे लग रहे हैं एमएम एकेडमी ऐप के जियोग्राफी के क्लासेस। चलिए, तो यहाँ पर वन जियो 5G सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर इंडियन स्केल पर काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर ये साबित हो सकते हैं। और जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो यहाँ पर इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा है। और जिस तरीके से जो भी यहाँ पर वादे किए जाते हैं रिलायंस की तरफ से, वो सारे वादे पूरे भी हो रहे हैं। तो एक रिलायबिलिटी आ जाती है रिलायंस पर। उन्होंने कहा था कि दिसंबर तक हम नेट डेब्ट फ्री बन जाएंगे, और वो कई 6 महीने पहले ही यहाँ पर डेब्ट फ्री बन गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं उस हिसाब से चल रहे हैं, इनफैक्ट उसके पहले यहाँ पर अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पर फेसबुक अगर हम देखें 9.9% स्टेक जो है जियो में एक्वायर करता है, इतना उसने इन्वेस्ट किया था। तो मतलब पैसे तो ये तो ऐसे पेपर लगते हैं यार इनके मुंह से सुन के कि इतना इतना ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना कर लिया, इतना टर्नओवर हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑन दी सऊदी ऑरकॉम डील ऑयल टू केमिकल बिजनेस, यहाँ पर भी हमें जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही थी, लेकिन कुछ इस तरीके का नहीं हुआ। अब जियो में मोस्टली यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही है, और इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो आगे हम देख सकते हैं। काफ़ी वर्चुअल चीज़ें हम यहाँ पर देखने को मिल सकती है जियो ग्लासेस की वजह से। अब उसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, क्या होंगे, वो कुछ बताया गया नहीं है डिटेल में, सिर्फ वेट के बारे में बताया गया है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो अभी तक बाहर निकलने की, उसकी प्राइजेस वगैरह क्या रहेगी। अब ये बेनिफिट कैसे हो सकता है, जो यहाँ पर फंडिंग मिल रही है तो ये बेनिफिट कैसे हो सकता है। जियो फंड रेजर स्पीयर दिस ईयर, उसने जो इन्वेस्टमेंट है जो इंडियन टेक्नोलॉजी सेक्टर में आई है होल 2019 में भैया पीछे छोड़ दिया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बिटवीन अगर आप देखो तो 2000 से लेकर अप्रैल 2020 तक कम्युनिटी एफडीआई इनफ्लो जो है फ्रॉम द यूएस स्टूड एट 29.7 बिलियन अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडिया, नॉट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट बाय यूएस बेस्ड कंपनीज, है ना। अब यहाँ पर आप देखिए यूएस इन्वेस्टर्स इन जियो प्लेटफॉर्म फेसबुक सबसे ज़्यादा किया हुआ है, इसलिए 9.9% स्टेक देखने को मिल रहा है, सब माइनॉरिटी में ही है। उसके बाद गूगल है, केकेआर है, विस्टा है, सिल्वर लेक है,
तो ये सारे हमें इन्वेस्टर्स देखने को मिलते हैं। अदर इन्वेस्टर जो लियो प्लेटफॉर्म पर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन एडिशन टू जियो बाकी जो लार्ज कंपनीज है इंडिया के इंटरनेट सेक्टर में वो भी यहाँ पर फ्लडेड है विथ अमेरिकन मनी, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाकी भी जो है फ्लडेड है। अब यहाँ पर सेटल्ड बेस अमेजोन ने इन्वेस्ट किया है 5 बिलियन इंडिया में, उसी के साथ एडिशनल 1 बिलियन जो है इंडिया के ऑपरेशन जो अनाउंस किए गए हैं उसमें कर रहा है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अमेरिका की तरफ से पूरा पैसा जो है यहाँ पर फ्लडेड है। तो ये देखिए 43rd एनुअल जनरल मीटिंग, तो ये यहाँ पर काफ़ी खतरनाक होता है एजीएम में, और जो एक एक वर्ड होता है इनकी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब ये एजीएम होती है तब। अब यहाँ पर एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके रिगार्डिंग जानना ज़रूरी है क्योंकि ये इसके रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ में रहती है एनसीएलटी, ठीक है। एनसीएलटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी से ऊपर आता है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, और इसके ऊपर फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये कॉसी जुडिशियल बॉडी है। मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो ट्रिब्यूनल सॉल्व करती है। कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में क्या डिफरेंस है? कोर्ट जो है ये फुल फ्लेज जुडिशियल सिस्टम होती है। मतलब क्या है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो, अगर आपने किसी का बंटवा मारा है तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। मतलब कि यहाँ पर बनाया गया है कंपनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, लेकिन अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो जा सकते हो क्या? नहीं। तो इसीलिए इसे कॉसी जुडिशियल सेमी जुडिशियल बॉडी जो है वो कहा जाता है। तो ट्रिब्यूनल जो है स्टैब्लिश की गई अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स है अंडर कंपनीज एक्ट, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गया, अरेंजमेंट्स हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये यहाँ पर ट्रिब्यूनल के द्वारा देखने को मिलती है। एनसीएलटी जो है इज ऑल्सो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए, और उसी के साथ साथ जो भी केसेस यहाँ पर मिसमैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं ये सब कुछ कवर करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फंक्शंस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पुलिस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज नीडेड। कल हमने पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, उसी का एक बच्चा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मतलब उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। अब यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, है ना। अब यहाँ पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकार है वो लॉज बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर एक्सक्लूसिवली जो राज्य सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स है जिस पर दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो पुलिस जो है उन तीनों लिस्ट में से कौन सी लिस्ट में आती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब यहाँ पर दिल्ली जो है वो एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है वो आप सभी को पता है कि भैया अंडर में है ही नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट जो है हेड किया जाता है आईपीएस ऑफिसर के द्वारा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनको ट्रेनिंग जो है ये ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। तो सबसे पहले तो लबासना में जाते हैं, है ना। मतलब क्या है कि यूपीएससी जब क्लियर कर लेते हो आप तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको जो लिस्ट लगती है उसके हिसाब से आपको सर्विसेज मिलती है। जो टॉप रैंक्स रहेंगे उनको आईएएस मिलेगी, फिर उसके बाद 100 या 150 या 200 के बाद आईपीएस जो है वो देना शुरू हो जाएगा, या फिर जिस तरीके से आपने प्रेफरेंस डाले हैं उस हिसाब से आपको जो सर्विसेज है वो मिल जाएगी। अब सभी एक बार तो ये जो है मतलब आईएएस बोलो आईपीएस बोलो ये सभी सबसे पहले तो लबासना में जाते हैं और वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपनी पर्सनलाइज ट्रेनिंग के लिए, स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए जो आईपीएस होते हैं वो जो वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद में वहाँ पर जाते हैं, और फिर वहाँ पर उनकी जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सभी पुलिस वालों की ट्रेनिंग, जितने भी पुलिस वाले हैं सभी रैंक्स, क्योंकि अलग अलग रैंक होती है ना, है ना। मतलब यहाँ पर आईपीएस होते हैं, फिर उसके बाद हमें मतलब अगर हम एकदम ही रफली देखें तो आईपीएस, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें स्टेट लेवल सर्विसेज मतलब इंस्पेक्टर बोलिए, फिर उसके बाद सब इंस्पेक्टर बोलिए, फिर उसके बाद कांस्टेबल, इस तरीके से एकदम रफली बता रहा हूँ। नहीं तो वैसे बनाया हुआ है सेपरेट वीडियो, अगर आपको प्रॉपर रैंक देखना है, मतलब एसपी के भी ऊपर सारी जो रैंकिंग्स है वो वहाँ पर मैंने बताई हुई है, तो सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है। रैंकिंग ऑफ पुलिस बाय मयूर मोगरे डाल दो आप, आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो है, तो आईपीएस जो है इनकी ट्रेनिंग हमें हैदराबाद में देखने को मिलती है। लेकिन लोअर लेवल ऑफिशियल जो है और कांस्टेबल जो है वो ट्रेन किए जाते हैं डिफरेंट स्टेट पुलिस एकेडमीज में, वो स्टेट की एकेडमीज होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल्सो 2 पुलिस यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया है क्रिएशन ऑफ नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर क्या है कि एक को ग्रेजुएट होना पड़ता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, लेकिन लोअर लेवल अगर रिक्रूटमेंट देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है कैंडिडेट की वो टेस्ट की जाती है, वहाँ आपको ग्रेजुएट रहना ही ज़रूरी नहीं होता है। आईपीएस ऑफिसर ट्रेन किए जाते हैं फॉर अबाउट 2 ईयर्स, है ना। इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर जो है उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलती है, और कांस्टेबल की अगर देखा जाए तो 9 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। और क्वालिटी जो है ट्रेनिंग की ये भी काफ़ी वेरी होती है। अगर आप आईपीएस की देखोगे तो काफ़ी हाई टेक ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, फिजिकल बोलिए, मेंटल बोलिए, सभी चीज़ों के बारे में। मतलब एक वहाँ पर ऐसा होता है कि अलग अलग जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो आके आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो आके आपको अलग अलग जो चीज़ें होती है उसके बारे में समझाते हैं, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर एक जो मेन ऑफिसर है, जो बड़ा ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर है, उसके साथ लिंक कर दिया जाता है, और उसके साथ मिलकर आप जो फील्ड ट्रेनिंग है उस पर भी भेजा जाता है, और काफ़ी अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। लेकिन वही अगर आप स्टेट लेवल मतलब नीचे के लेवल की ट्रेनिंग देखो तो काफ़ी कम इसकी ट्रेनिंग होती है। और ऑफिशियल जो है लोअर रंग पर वो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग जो है फील्ड चैलेंजेस की वो रिसीव करते हैं। ह्यूमन राइट्स इशू जो है आर नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। और यहाँ पर क्या होता है, डीप पुलिसिंग सोसाइटी इज ऑफन डिस्कस्ड इन द मीडिया, इशू ऑफन कम्स इन पॉलिटिकल कन्वर्सेशन ऑफ इट्स नेचर एंड स्कोप ऑफ लैक ऑफ एकेडमिक रिगर। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ब्यूरो फॉर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया गया था 1970 में फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, है ना। कल के जो हमने पॉइंट्स लिखे थे, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में कल के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं ना, जितने भी पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स आप बताइए कि क्यों यहाँ पर जो इतनी कैजुअलिटीज़ है पुलिस में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी, है ना। ट्रेनिंग एक उसमें से एक पॉइंट था, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आप मुझे वो सारे पॉइंट जो है वो बताइए, जिससे कि हमें पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कितना याद है, क्योंकि मेंस पर्सपेक्टिव से कल का जो आर्टिकल था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब पुलिस ऑफिशियल जो है काम करते हैं 10 से 6, है ना, और कंटिन्यूसली काम करते हैं, तो उनके हेल्थ पर भी प्रॉब्लम आता है। तो यहीं पर आपको एक दूसरा पॉइंट भी मिल गया है, अगर आपको सही से समझ में आ गया हो तो कल जो हमने पॉइंट किया था। तो यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस की जानी चाहिए, प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ों को हमें अरेंज करना पड़ेगा, तब जाकर हम इससे बाहर जो है वो निकल सकते हैं, और इसमें जो सोल्यूशन है वो हम यहाँ पर ला सकते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर आते हैं एक्ट क्विकली। चाबहार प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के रीजनल गोल के लिए और फॉर इट्स रिलेशंस विथ ईरान। ईरान ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया है। क्या डिसीजन लिया है कि वो जो इंडिया है उसे यहाँ पर बाहर निकाल देगा, जो चाबहार पोर्ट है उसमें से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, लिंक है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक चाबहार पोर्ट टू जाहिदन ऑन द अफगान बॉर्डर, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम थोड़ी बैकग्राउंड न्यूज़ देखें, चाइना जो है हैव स्ट्रक अ डील विद ईरान। अब भैया जहाँ चाइना आया है वहाँ प्रॉब्लम भी आया है। $400 बिलियन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील चाइना ने लाया है ईरान ओवर फॉर $400 बिलियन। बॉट ईरान, चाइना हैज बॉट ईरान ओवर फॉर $400 बिलियन। आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर, अगर एक बार चाइना ये सारी चीज़ों को कर लेता है तो फिर क्या होगा, जो चाइना है उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे ईरानियन इकोनॉमी के, और फिर चाइना जो है वो इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, और ईरान को पूरी तरीके से खुद के काबू में ले लेगा, है ना। और उसी के साथ साथ चाइना जो है विल बी विद स्टेडी सप्लाई ऑफ ईरानियन ऑयल एट हेवीली डिस्काउंटेड रेट फॉर 25 ईयर्स। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जब हम पोर्ट की बात करते हैं, जो ग्वादर पोर्ट है और चाबहार पोर्ट है, ये दोनों पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो बिगेस्ट थ्रेट जो है चाबहार पोर्ट को, जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा था, तो ये देखने को मिलता है इंडियाज काउंटर टू ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में जो है ना। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंस्टेड जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है ग्वादर पोर्ट और ये है चाबहार पोर्ट। जैसे मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि बहुत सारी शिप जो है वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें आते हुए देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर चाबहार पोर्ट ना हो तो जो ग्वादर पोर्ट है,
यहाँ पर जो चाइना है वो पूरा कब्जा ये एरिया में जमा लेगा और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अगर चाइना ऐसा करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस रहता है, तो इसलिए इंडिया जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने में मिलती है। और उसी के साथ साथ फर्स्ट शिपमेंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक गया भी था, अगर अफगानिस्तान की हम बात करते हैं। और अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो जा नहीं सकता है यहाँ से लेकर, है ना। बीच में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो तो आ ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इंडिया को मिडिल ईस्ट तक पहुँचने के लिए ये बार रास्ता जो है सबसे अच्छा और सबसे आसान है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए जो चाबहार पोर्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दिल्ली जो है राइटली उन्होंने डिसीजन लिया था बाईपास पाकिस्तान ऑल टुगेदर, है ना। और उसी के साथ साथ इंडिया जो है प्लेड इट्स पार्ट इन डेवलपिंग द पोर्ट, जो कि अभी फंक्शनल भी है। फ्रॉम कांडला इन गुजरात व्हीट और बाकी जो फूड ग्रेन है वो अफगानिस्तान में भेजे भी गए थे वाया चाबहार। तो यही चीज़ मैं आपसे पूछ रहा था कि भैया कौन सा यहाँ पर लेकर गए थे। तो हमें देखने को मिलता है कि जो व्हीट है वो हमने यहाँ पर लेकर गए थे, ठीक है। और इसीलिए ये स्ट्रेटेजिकली जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या है, पैसे जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहे इंडिया की तरफ से, इसके वजह से अब यहाँ पर निकाला गया है। इंडिया जो है ड्रैग्ड इट्स फीट्स ऑन बिल्डिंग द रेल लिंक फ्रॉम चाबहार टू जहादीन। यहाँ पर क्या है, रेल लिंक जो बनानी थी, ठीक है, रेलवे ट्रैक जो बनाना था उसमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, डिलेज जो है वो देखने को मिले वेयर ओवर दी कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट, है ना। और उसी के साथ साथ यूएसए का सैंक्शन का फियर भी मंडरा रहा था। मतलब क्या है कि ईरान जो है उस पर पहले से ही, ईरान पर क्या हुआ है, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सैंक्शन है उसका खतरा हमें देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर हमें एक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इतने सैंक्शंस की वजह से हम पर सैंक्शंस ना लग जाए। हमारे रिलेशन जो है कैसे जैसे अच्छे हो रहे हैं, कैसे जैसे अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम ज़्यादा ही ईरान की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। हम पर भी सैंक्शंस जो है लगाए जा सकते हैं, या फिर सैंक्शंस नहीं तो फिर हमारे साथ रिलेशन जो है यूएसए के ख़राब हो सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे और चाइना के एट प्रेजेंट रिलेशन चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत है यूएसए जो है उसके साथ रहने की। उसी के साथ साथ जो चाबहार प्रोजेक्ट है ये इंडिया के रीजनल गोल्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखना होगा यहाँ पर किस तरीके की रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं एक अगले आर्टिकल की, जिसमें बात की गई है चाइनीज़ एम्बिशन एक्सपांड, दिल्ली मस्ट टर्न टूवर्ड्स पीएम मोदीज प्रिंसिपल ऑफ टुगेदर वी ग्रो। अब यहाँ पर बेसिकली बात की गई है कौटिल्यास थियरी ऑफ राजमंडल, मतलब सर्कल्स ऑफ किंग। ये फुली रिलेवेंट नहीं बोल सकते हम प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब भी हम नेबरिंग स्टेट्स के साथ डील करते हैं। तो इसमें ये चीज़ जो है ये बताई गई है। अब यहाँ पर कुछ हम बेसिक फैक्ट्स भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि चाणक्य जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त उनकी थियरीज रही है, उनकी नीति रही है। तो और मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो उनकी जितनी भी नीतियाँ हैं, जितनी भी फिलोसॉफीज़ है वो मैंने अच्छी तरीके से पढ़ी है। तो इसीलिए भले ही यहाँ पर आर्टिकल में ना दिया गया हो, लेकिन मैं डीप में अगर बताऊँ तो 1 घंटे तक मैं आपको इस थियरी के बारे में बता सकता हूँ कि सर्कल्स ऑफ किंग। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। लेकिन ये भी जो है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका ऑप्शनल है, तो फिर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलग अलग फिलोसॉफीज जो होती है। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हमें मंडल थियरी जो है उसकी देखने को मिलती है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चाणक्य ने कही थी, जो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद पर आजमा कर उस गलती से सीखना, इसके लिए हमारी उम्र जो है वो कम पड़ जाएगी, है ना। इसलिए दूसरे जो गलतियां कर रहे हैं उससे सीखते जाओ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है मंडल थियरी के। एक तो पहला ये है कि हमारा जो नेबर है वो हमारा नेचुरल एनिमी है। ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा नेबर है वो हमारा नेचुरल एनिमी है। दूसरा हमें देखने को मिलता है कि जो नेबर का नेबर है, ठीक है, नेबर का नेबर है वो हमारा नेचुरल फ्रेंड है, नेचुरल फ्रेंड है। और उसी के साथ साथ तीसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा उतने ही कम हमारे एनिमी रहेंगे। और चौथा है कि जितनी भी फ्रेंडशिप होती है इंटरनेशनल स्पीयर में वो इंटरेस्ट से गाइडेड होती है। मतलब अगर हमारी फ्रेंडशिप हो रही यूएसए के साथ, तो यूएसए का कोई ना कोई इंटरेस्ट जो है छुपा हुआ होगा, या फिर हमारा कोई ना कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ होगा।
उसी के साथ साथ रिलेशन जो है उसे ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है, मतलब कोई भी राजा जो है वो ग्रांटेड नहीं ले सकता है कि हाँ चलो ना वो रिलेशन इसके साथ है, हाँ कोई रिलेशन ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। तो ये चार जो थियरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है अगर हम मंडल थियरी की बात करते हैं तो। अब देखिए जो मंडल थियरी है वो सजेस्ट करते हैं कि 12 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है ऑफ नेबरिंग स्टेट्स ये हमें देखने को मिलते हैं। अब हर एक जो सर्कल है वो हमें कुछ ना कुछ दिखाता है। अब यहाँ पर अगर आप बात करो तो इस तरीके के हमें सर्कल जो है देखने को मिलते हैं। ये एक किंग का सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल दिखाई देगा। अब बट ऑब्वियसली कि ये सर्कल है ये करीब वाला सर्कल है, तो इसीलिए यहाँ पर रहेगा हमारा एनिमी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी हमारा नेबर है वो हमारा नेचुरल एनिमी है ना। फिर उसके बाद जो अगला वाला सर्कल रहेगा ये हमारा नेचुरल फ्रेंड रहेगा, ठीक है। फिर उसका अगला वाला जो सर्कल रहेगा ये जो हमारा फ्रेंड है उसका एनिमी है, तो एनिमी एनिमी ये दोनों एनिमी हो गए, तो ये हमारा एनिमी रहेगा, है ना, तो ये हमारा एनिमी रहेगा। तो इस तरीके से ग्रीन और रेड हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है 12 ऐसे सर्कल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एक्सीलेंस मतलब किंग है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये दुश्मन है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा मित्र है, फिर उसके बाद अरी मतलब दुश्मन है, फिर मित्र है, फिर यहाँ पर दुश्मन है। अब यहाँ पर दुश्मन मतलब डायरेक्ट दुश्मन नहीं होते हैं, इतने दूर का क्यों दुश्मन रहेगा, है ना, लेकिन ये इसका दुश्मन है और ये हमारा एक अलाय है, इसीलिए हमारा दुश्मन हो जाता है। अब ये आप देखोगे तो हमारे अलग अलग जो पर्सपेक्टिव होते हैं, जो हम अलग अलग अलायंस बनाते हैं कंट्रीज के साथ, तो उस पर ये कंट्रोल में आता है। लेकिन जो इमीडिएट जो हमारे नेबर्स है वो हमारे नेचुरल एनिमी में आते हैं, तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए कुछ यहाँ पर अलग अलग और थियरीज देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पर मंडल थियरी जो है ये प्रोबेबिलिटी पर है, ठीक है, सर्टेनिटी पर नहीं है। प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि भैया यहाँ पर फ्रेंडशिप हम बना सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले ले तो यहाँ पर कुछ अलग सिनारियो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी कुछ हमें नीति देखने को मिलती है। एक होती है सद्गुण नीति, दूसरी होती है हमें जो मतलब जिसे 6 फोल्ड पॉलिसीज जो है वो कहा जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग पॉलिसीज होती है। 4 जो उपायास जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, साम दाम दंड भेद, है ना। साम मतलब क्या होता है पीस, और मतलब जैसे कि हमारे अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ट्रीटी में कोई एंटर करना। दाम मतलब होता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो हम अभी करते हैं, किसी के साथ ट्रेड वेड बढ़ा देना। फिर उसके बाद होता है दंड मतलब क्या है फोर्स का इस्तेमाल करना, और फिर होता है भेद मतलब होता है डिवीजन मतलब सेपरेशन जो है वो क्रिएट करना। तो इस तरीके से हमें जो प्रयास है वो देखने को मिलते हैं। जो सद्गुण नीति है उसमें भी हमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि जो किंग है जो राजा है उसने कुछ सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। उसमें हमें देखने को मिलती है कि जो संधि है ट्रीटी है वो यहाँ पर राजा ने करनी चाहिए, जैसे कि सिचुएशन रहे, है ना। ब्रिटिशर जो है उन्होंने क्या किया था, जो ट्रीटीज़ है वही तो यहाँ पर किए थे। उसी के साथ साथ विग्रह होता है, जो संधि है उसको ब्रेक कर देना, जिससे कि क्या होता है जब हम स्ट्रांग हो गए तब। उसी के बाद होता है आसना मतलब बैठना, है ना, कि फोर्स यहाँ पर जो एनिमी की टेरिटरी है उसमें यहाँ पर स्टेशन कर देना फोर्सफुली। उसी के साथ साथ याना होता है जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। उसी के साथ साथ हमें समस्या जो है वो देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव वो देखने को मिलता है कि भैया हमें ज्वाइन हाथ जो है वो ज्वाइन करने चाहिए लोगों के साथ जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिले, जहां हमें हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। तो सिमिलर ऑब्जेक्टिव अगर है तो फिर साथ में हाथ जोड़ लेना चाहिए कि चलो भैया हम साथ में मिलकर यहाँ पर कुछ करते हैं, है ना। तो इस तरीके की हमें अलग अलग ड्यूअल पॉलिसी होती है जहाँ फ्रेंडशिप एक के साथ कर रहे हैं और दूसरे के साथ एमनिटी कर रहे हैं। तो इस तरीके की अलग अलग जो नीति है वो हमें देखने को मिलती है, और ये कौटिल्य की नीति है बहुत ही खतरनाक नीति है। ये मैं आपको 1 घंटे तक बता सकता हूँ इसके रिगार्डिंग पूरा डिटेल में और करंट पर्सपेक्टिव के इससे भी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एमएम एकेडमी ऐप पर जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे तो मैं आपको इस पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि जो भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस रहे हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमें कुछ जो फिलोसॉफीज है वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये नया अवतार रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने का, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो जब हमारा जो जीएस पेपर 2 है उसका अभी हम पॉलिटी ले रहे हैं, तो पॉलिटी जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशन जब शुरू करेंगे तब हम यहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब क्या हुआ 1980s में यहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है उसने यहाँ पर नया फ्रेज कॉइन किया सॉफ्ट पावर। तो यहाँ पर सॉफ्ट पावर हमें देखने को मिलता है। अब चाइना जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर सॉफ्ट पावर जो उसका इस्तेमाल कर रही है, कंटिन्यूसली कर रही है। और बांग्लादेश का डिसीजन था लास्ट सितंबर टू हैंड ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट सबमरीन बेस नियर कॉक्स बाजार टू चाइना। कॉक्स बाजार आप सभी को पता है क्या है, ये पता नहीं है तो आप देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार मैंने बताया हुआ है। वहाँ पर रेफ्यूजीज़ उससे रिलेटेड है, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो 2 सबमरीन जो है 2018 में सेल कर दी थी। मतलब क्या हो रहा है कि चाइना जो है सब तरफ से घेर रहा है
सब तरफ से यहाँ पर अपनी संधियाँ जो है वो बना रहा है और बराबर नेबर को ही ग्राफ्स कर रहा है कि भैया सारे नेबर जो है एक साथ मिलकर आओ यहाँ पर हल्ला बोल कर, इस तरीके का हो रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अग्रीमेंट जो है ईरान की डील में भी यहाँ पर ग्रेटर अटेंशन जो है फ्रॉम इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों? डिसीजन है टू हैंड ओवर 2 पोर्ट्स गल्फ ऑफ ओमान टू चाइना फॉर डेवलपमेंट। ये भी एक खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि वही हो रहा है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, तुम हमारे कर्जों में डूब जाओ। कोऑप्शन जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का इनटू दिस अग्रीमेंट, ये भी हमें देखने को मिल रहा है। तो एक डायरेक्ट चेंज आ रहा है टू नॉट ओनली इंडिया के ट्रेडिशनल टाई के साथ, लेकिन यहाँ पर यूएस लेड प्रोग्राम जो है C5+1 अंडर द यूएस, जो यहाँ पर मिलिट्री प्रोग्राम स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसमें भी यहाँ पर डायरेक्ट चैलेंज आ रहा है कि भाई जिसके भी साथ हम संधि किए हैं, जिसके भी साथ हमारी संधि है, उनको आप इस तरीके से कैसे खरीद सकते हो। नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो हेविली इन्वेस्ट किए हैं नेबरहुड में लास्ट 6 ईयर्स में, अगर हम देखें, ताकि डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो बिल्डअप हो सके। और यहाँ पर नेशन अगर हम देखें नेबरहुड में, वो अनकंफर्टेबल ओवर दी एम्फेसिस ऑफ वननेस एज अर्ज टू यूनिकनेस इन फ्लेवर ऑफ सीजन इज कंट्री। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो है टुगेदर विद ग्रेटर अटेंशन टू सॉफ्ट डेवलपमेंटल नीड्स नेबर के लिए, जैसे कनेक्टिविटी हो गया, एजुकेशन हो गया, फिनांस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ये नीड ऑफ द आवर है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के लिए। तो इस पर हमें यहाँ पर जो अभी तवज्जो है वो देना चाहिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है काउंटर टेरर अलाइनमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब चाइना पाकिस्तान पोजेस थ्रेट टू इंडियाज इंटरेस्ट। तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि इंडिया के इंटरेस्ट को यहाँ पर थ्रेट हो रहा है। वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर देखिए, अब मैं पूरा आपको मैप से समझा देता हूँ जो भी चीज़ें हैं, जिससे कि आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमने देख लिया, ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, काशगर यहाँ पर आ रहा है। और चाइना का अगर ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये ज़्यादा डेवलप नहीं है ना। अब यहाँ से क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो शिप है यहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ऐसे आती है और फिर यहाँ तक पहुँचती है। तो इतना लंबा रास्ता जो है तय करना पड़ता है और फिर यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन जो है चाइना की हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारे शिपमेंट जो है वो आ जाएंगे, पूरा उनका जो मटेरियल है वो आ जाएगा। इससे क्या होगा, ये वाले एरिया पे तो भेज ही सकते हैं वो, और सस्ता भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये वाला एरिया जो है ये भी डेवलप हो जाएगा। ये वाला एरिया डेवलप होता है तो इंडिया के लिए और प्रॉब्लम। उसी के साथ साथ ये वाला जो रीजन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, और इसीलिए यहाँ पर इंडिया की सोवरेनिटी को भी थ्रेट है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिया को देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक ये चीज़ देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर इंडिया चाइना आ जाता है तो इंडिया के एकदम करीब आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी चाइना, यहाँ पर बांग्लादेश के वहाँ पर भी चाइना, उसी के साथ साथ यहाँ पर तो तिब्बत में है ही चाइना, अब यहाँ पर भी चाइना। तो हर जगह चाइना जो है सब तरफ से इंडिया जो है उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना जो है रशिया के भी टेरिटरी क्लेम करता है, कजाकिस्तान, सभी की टेरिटरी जो है क्लेम कर रहा है। चाइना ब्लेम्स ETIM फॉर अटैक्स इन जिंगजियांग बिटवीन 1990-2016, है ना। तो ये हमें चीज़ें देखने को मिल रही। हिस्टोरिकली ये अगर देखा जाए तो हैड बीन कंटिन्यू टू बी अ पार्ट ऑफ अल कायदा नेटवर्क, स्पेशली अफ पाक, सेंट्रल एशिया, ग्रेटर शाम। फिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि चाइना जो उसके टाइज पाकिस्तान के साथ क्यों है। चाइना जो है ये अपने टाइज इस्तेमाल कर रहा है टू गेट दी अफगानिस्तान। पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन नेशन जो है ये यहाँ पर अपने नेटवर्क जो है वो बिछाया रखे हैं, और यहाँ पर चाइना जो है उसको चाहिए अफगानिस्तान। और इसीलिए चाइना नीड अ रिलायबल पार्टनर जो कि क्या हो कि ये एरिया में बढ़े। मतलब ये जो एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये एरिया में बढ़े चाइना, और उसे कोई थ्रेट ना हो। थ्रेट किससे हो सकता है, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है उनसे हो सकता है। तो भैया पाकिस्तान को अपने काबू में ले लो। मतलब यहाँ पर क्या है, जो दुश्मन से खतरा हो सकता है उस दुश्मन को दोस्त बना लो। दोस्त बना के काम हो सकता है तो फिर दुश्मनी क्यों करना है। इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जो पाकिस्तान है वो तो भावना में बह भी रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना इसलिए पाकिस्तान जो उसके साथ टाइज यहाँ पर बना रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो नीति है चाइना की वो समझ में आएगी कि चाइना को सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यही नहीं, तो पूरे पोर्शन पर अपना कब्जा जो है वो जमाना है। और इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आप इजराइल बोलिए, यहाँ पर टर्की बोलिए, जहाँ टर्की को पहले कोस रहा था, अब वहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तान का अगर साथ मिल जाता है तो टर्की का भी यहाँ पर साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, पूरा ये जो रीजन है ये यहाँ पर चाइना अपने कंट्रोल में ला सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी नीति जो है वो अपनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कोरोना वायरस वैक्सीन, जो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना उसके द्वारा बोला जा रहा है कि भैया जल्द से जल्द यहाँ पर वैक्सीन जो है आने वाली है, आज या कल में ही आने वाली है। तो ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखना होगा किस तरह की चीज़ें चल रही है। तो व्हाट आर दी 2 कैंडिडेट्स।
तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मॉडर्ना ये फर्स्ट कंपनी है टू बिगिन ह्यूमन ट्रायल फॉर द कैंडिडेट वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इसे mRNA-1273 कहा जा रहा है और फेज 1 ट्रायल में मार्च 16 में ही चली गई थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, mRNA टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है वो इंजेक्ट किए जाएंगे ह्यूमन सेल्स में फॉर क्रिएटिंग प्रोटीन टू फाइट द वायरस। मतलब यहाँ पर प्रोटीन क्रिएट किए जाएंगे और वो प्रोटीन जो है फाइट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अटैच होता है कोरोना वायरस हमारे सेल को, वो अटैच ही नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है इट्स कैंडिडेट वैक्सीन, ठीक है, इन पार्टनरशिप विद ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल फ्रॉम एस्ट्राजेनेका। तो इससे हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ वैक्सीन जो है ऑलरेडी फेज 3 ट्रायल में चली गई है और फेज 1 का जो रिजल्ट है अभी तक अनाउंस होने का है। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कुछ साइड इफेक्ट भी है। यहाँ पर अगर आप देखो स्टडी ने रिपोर्ट किया है फटीग, स्टील, हेडेक, ये सब हमें साइड इफेक्ट जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लैरिटी आ जाती है कि किस तरीके से वैक्सीन आ रही है, क्या यहाँ पर वैक्सीन निकल सकती है, क्योंकि अलग अलग लोग क्लेम कर रहे हैं और अलग अलग लोग क्लेम करते रहेंगे। इंडिया की तरफ से भी देखने को मिल रहा था कि फर्स्ट वैक्सीन इंडिया की तरफ से आएगी, फिर बोला गया यार रशिया की तरफ से आ गई, फिर अब यहाँ पर बोला जा रहा है ऑक्सफोर्ड जो है उसे निकाल लिया ऑलमोस्ट। तो इस तरीके चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन फाइनल में देखा जाएगा किस तरीके से यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है। फेज 1 अगर ट्रायल की हम बात करें तो देखिए फेज 1 जो है वो सिर्फ हमें ये बताता है कि एविडेंसेस देता है कि जो वैक्सीन है वो यहाँ पर उसकी एबिलिटी किस तरीके की है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर सके। सिर्फ इतना ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अलग अलग वैक्सीन देख सकते हो और कौन कौन से फेजेस में गई है वो आप देख सकते हो, कौन कौन से फेज 3 में है, कौन सी फेज 2 में है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग वैक्सीन के बारे में देख सकते हो और कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है उसके द्वारा की गई है। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, जब फाइनली वैक्सीन आ जाएगी उस टाइम पर हम यहाँ पर देख पाएंगे है कि राजस्थान गवर्नमेंट क्राइसिस जो है उसमें और क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि राजस्थान स्पीकर जो है सीपी जोशी, उन्होंने नोटिस सर्व की है 19 कांग्रेस एमएलएस को इंक्लूडिंग सचिन पायलट। उनको पूछा है कि व्हाई दे कैनॉट बी डिसक्वालीफाइड, उनको डिसक्वालीफाई क्यों नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए एज पर 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है अगर किसी भी पार्टी ने कोई व्हीप इशू किया है और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई एमएलए नहीं जा रहा है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके हाथ में होता है कि उसे डिसक्वालीफाई किया जाए। अब उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो एमएलएज हैव टाइम अंटिल जुलाई 17 टू रिप्लाई। ठीक है, यहाँ पर क्यों ना किया जाए ये बोला गया है। एक टाइप का एक शो कॉज नोटिस जो है वो इस तरीके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो स्पीकर है उन्होंने नोटिस सर्व क्यों की है 19 कांग्रेस एमएलए को। नोटिस जो है वो सर्व की गई है अंडर द 10th शेड्यूल, जैसा मैंने आपको कहा, पॉपुलरली जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है। और उसी के साथ साथ कांग्रेस जो है इन इट्स कंप्लेंट टू द स्पीकर उन्होंने बोला है कि एमएलए जो है वो यहाँ पर पार्टी की जो गाइडलाइंस है उसे जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एमएलएज क्या रिबेल कर रहे हैं, बाउंड टू रिप्लाई टू स्पीकर नोटिस, क्या उनको रिप्लाई करना चाहिए? जी हाँ, यहाँ पर बाउंड है रिप्लाई करने के लिए। एमएलएज जो है वो बाउंड है रिप्लाई करने के लिए विद इन 2 days टाइम जो उनको दिया गया है। अगर वो फेल हो जाते हैं रिस्पॉन्ड करने से तो स्पीकर जो है वो प्रोसीड कर सकता है और एमएलएज जो है उनको डिसक्वालीफाई कर सकता है फ्रॉम द असेंबली। मतलब अब यहाँ पर जो एमएलए हैं अब वो एमएलए नहीं रहेंगे क्योंकि डिसक्वालीफाई हो जाएंगे असेंबली से ही, पार्टी से नहीं लेकिन असेंबली से ही डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब वो एमएलए जो है वो नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ पर एमएलए जो है क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं बिफोर 17 जुलाई डेडलाइन रिप्लाई करने के? अब देखिए कोर्ट जो है हैव बीन एक्सट्रीमली रिलक्टेंट यहाँ पर जो पावर होती है स्पीकर के अंडर द 10th शेड्यूल उसमें इंटरफेयर करने के लिए। अब जब भी यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन डिसाइड किया जाता है, स्पीकर जो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मिली हुई है और इसीलिए उनका ये एक पावर होती है कि भैया जिनको डिसक्वालीफाई करना है उनको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। जब यहाँ पर चैलेंज किया गया था इन द केस ऑफ कर्नाटका, कोर्ट ने टाइम दिया था स्पीकर को कि उनके प्ली पर डिसाइड किया जाए। अब यहाँ पर स्पीकर का जो डिसीजन रहता है वो कैन बी चैलेंज सब्सिक्वेंटली, लेकिन कोर्ट जो है वो स्टे नहीं लगा सकता है या फिर प्रिवेंट नहीं कर सकता है उस प्रोसेस को। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये ड्रॉ की गई है 10th शेड्यूल के अंतर्गत। अब यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली मणिपुर जो है वहाँ पर भी हमें इस तरीके का केस जो है वो देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर 10th शेड्यूल जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हम MM एकेडमी ऐप पर पॉलिटी में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये सफिशिएंट है जो समझने के लिए। अब यहाँ पर गवर्नर जो है राजस्थान का क्या वो मीन टाइम इंटरवीन कर सकता है? अब यहाँ पर रिबेल एमएलए जो है अगर वो यहाँ पर रेसिग्नेशन देना चाहते हैं गवर्नर को, ठीक है, इवन दो रेसिग्नेशन शुड बी अंडर द नॉर्मल कोड सबमिटेड टू द स्पीकर इन सर्टन फॉर्मेट।
अब यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नर को अगर देते हैं, गवर्नर कैन देन कॉल फॉर ट्रस्ट वोट। अगर वो लगता है कि चीफ मिनिस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर चला गया है, तो गवर्नर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रस्ट वोट्स के लिए बुला सकते हैं, भैया तुम्हारे पास मेजोरिटी है या नहीं। जैसे राजस्थान में अगर आप देखोगे 200 हमें देखने को मिलते हैं, तो 101 के ऊपर आपके पास है या नहीं, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब देखना होगा यहाँ पर किस तरीके का होता है। अगर राजस्थान गवर्नर जो है डायरेक्ट करते हैं स्पीकर को कि सेशन असेंबली जो है वो स्ट्रेंथ के लिए होल्ड करे, तो क्या होगा, इवन व्हेन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है वो पेंडिंग है, तो रिबेल कांग्रेस लेजिस्लेचर जो है वो स्टिल उनके पास ये होता है बाय द पार्टी व्हिप इन केस ऑफ ट्रस्ट वोट। अगर वो पार्टी के अगेंस्ट में वोट करते हैं तो फिर वो सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। हाउएवर उनका जो वोट है, इवन व्हेन दे डिसओबे द व्हिप, वो काउंट किया जाता है जब वो कास्ट किया जाएगा एंड नॉट ऑन द पार्टी लाइंस। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि उनका वोट भले ही वो वोट करने के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन जब तक वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है अपना वोट जो है दे सकते हैं और उनका वोट जो है वो काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एमएलए जो रिजाइन करेंगे और बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, इफ दे डू दो दैट इज विल देन हैव टू कॉन्टेस्ट असेंबली बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शंस मतलब क्या होते हैं कि जो बीच में इलेक्शंस किए जाने पड़े उसको हम कहते हैं, तो फिर से वो हाउस में एंटर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल सचिन पायलट का हम एग्जांपल लेते हैं, सचिन पायलट है, वो यहाँ पर अगर बीजेपी में जाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब जब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो फिर से बाई इलेक्शन होंगे, जो इससे वो लड़े थे, तो क्या वो खड़े हो सकते हैं फिर से? बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। खड़े होकर वो बीजेपी की सीट पर चुनकर आ सकते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर हाउएवर की डिफरेंस क्या है कि जब भी लेजिस्लेटर रिजाइन करता है वो इमीडिएटली अपॉइंट किया जा सकता है मिनिस्टर इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट 6 मंथ्स के री इलेक्ट होने तक। मतलब यहाँ पर क्या है कि भैया तुमको अगर रेसिग्नेशन आप देते हो, ठीक है, डिस्क्वालीफाई अगर आप करते हो तो डिस्क्वालीफाई होने के बाद आपको चुनकर ही आना पड़ेगा। लेकिन रेसिग्नेशन अगर आप देते हो तो आप एमएलए नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर 6 महीने तक के लिए। 6 महीने के अंदर आपको चुनकर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो गिर गए हैं 4th मंथ इन जून, लेकिन ट्रेड जो है वो सरप्लस में देखने को मिल रहा है। तो ऐसा फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड दैट इंडिया जो है उसका नेट एक्सपोर्टर वो बना है। बट ऑब्वियस है कि कोविड की वजह से इंपोर्ट जो है वो कमी हो गए हैं, है ना। इंडिया का गुड एक्सपोर्ट जो है डिक्लाइन हुआ है 12% से टू 21.91 बिलियन इन जून फ्रॉम 25 बिलियन से। और इंपोर्ट जो है पेट्रोलियम क्रूड ये जो है ये ड्रॉप हुआ है। तो बट ऑब्वियस है ना कि ये ड्रॉप होने की वजह से नेट एक्सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं गिरा है, लेकिन इंपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आता है CSL जो है कंस्ट्रक्ट करेगा 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज। ठीक है। यहाँ पर मेरीटाइम में इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल शिप बिल्डर जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, वेडनेसडे को कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि यहाँ पर 2 ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने वाला है। CSL ऑलरेडी कंस्ट्रक्टिंग 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बोट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है, सीधी एग्जाम में आ सकती है, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये इंडिजीनियस है या नहीं है, तो ये चीज़ें क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है वो है पुणे। ठीक है। तो ये सिटी है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में टॉप किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप जरूर लिखोगे। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय